हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे हमने इससे पहले भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो आज का लेक्चर जो है दैट विल बी ए मॉक टेस्ट। 30 मार्क्स का ये मॉक टेस्ट रहेगा ऑन योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट एज वेल एज फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स इंक्लूडिंग आपका जो कास्ट का असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट रहेगा स्पेशली फॉर जेकेपी कांस्टेबल जिसका दिसंबर में आने वाला एग्ज़ाम है। एंड दिस मॉक विल कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। जितने भी आपके टॉपिक्स मेंशन है जीके एंड करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस में 25 मार्क्स का ये पार्ट है। इस पे आज हम 30 मार्क्स का मॉक जो है यहाँ पे लाए हुए हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के जरिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, तो हमें बताना है कि 26 ऑफ जन 1950 जो है इंडियन हिस्ट्री में इस डेट की क्या अहमियत है। ऑप्शन आर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड, ऑप्शन बी इज इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज the Jallianwala Bagh massacre took place, option D is the first general elections were held। तो 26 ऑफ जन 1950 जो है दिस वाज द डे व्हेन इंडिया जो है अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस डेट पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 26 ऑफ जन 1950। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फर्स्ट इंडियन हु वन द ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि पहले इंडियन जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। तो ऑप्शन जो हैं आप ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी इज पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी इज डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी इज विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट। तो हमें बताना है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज पंडित रविशंकर। ठीक है, तो पंडित रविशंकर जो थे ही वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला 1967 में। ठीक है, 1967 में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to next question. Next question जो है that is where did the Jallianwala Bagh massacre took place। ठीक है, तो जलियानावाला बाग मैसेकर जो है वो कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो पहले आप डेट याद रखोगे। जलियानावाला बाग जो मैसेकर था दैट हैपेंड ऑन अप्रैल 13 1919 1919 में ये जो है ये इवेंट हुआ। एंड हमें बताना है कि ये किस जगह पे हुआ था। ऑप्शन आर दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, लखनऊ। तो ये अमृतसर पंजाब में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे जिनकी जान चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। व्हेन ब्रिटिशर्स ओपन्ड, जिन्होंने जो अनआर्मर्ड सिविलियंस थे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो है ओपनर फायरिंग की गई जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो किस रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ऑप्शन आर गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोसी रिवर जो है इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यू टू इट इज इसमें फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं जिसकी वजह से जो है ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करता है बिहार रीजन में। दैट इज वाई इट इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स इस मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि आपका कितना आउट ऑफ 30 स्कोर रहा। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएनओ का हमें मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑप्शन आर टू एंश्योर मिलिट्री सुप्रीमेसी,
Option B is to promote peace and security worldwide. Option number C is to promote a particular religion. Option D is to control the global economy. ठीक है, तो यूएनओ का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यूएनओ का मेन ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, दैट इज द मेन गोल ऑफ यूएनओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो है इसको कब फॉर्म किया गया? तो ऑप्शन आर 1980, 1985, 1990, 2000। तो सार्क को कब फॉर्म किया गया? 1985 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1985 जो है वो करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सार्क है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। 1985 में जो है इसको फाउंड किया गया। 1985 इज द करेक्ट आंसर। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ आसियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है मेंबर है आसियान की। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है आसियान की मेंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। टोटल 10 मेंबर्स हैं आसियान के एंड इट वाज फाउंडेड इन 1967। ठीक है, एंड चाइना इज़ आल्सो नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। इसमें वी हैव इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड या वियतनाम वगैरह कंट्रीज आती है, एक्सक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु रोट द फेमस बुक गीतांजलि। तो हमें बताना है कि इनमें से किसने फेमस बुक लिखी है दैट इज गीतांजलि। ठीक है, तो ऑप्शन आर सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी इज रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज विक्रम सेठ। ठीक है, तो गीतांजलि जो है इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913। ठीक है, 1913 एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। ऑप्शन आर पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ऑप्शन डी इज शास्त्रीय अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में माना जाता है दैट इज द भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। भारत रत्न जो है इट इज़ अ सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि तमिलनाडु की कैपिटल। ऑप्शन आर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तमिलनाडु जो है इसकी कैपिटल है चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ऑप्शन आर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम,
CN राव, ऑप्शन डी इज़ MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, ही वॉज एरोस्पेस साइंटिस्ट थे वो, as well as he was the president of India also। ठीक है, and he is popularly known as missile man of India। किस लिए? फॉर हिज रोल इन इंडिया, जो इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके रोल के लिए जो है उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच फेमस इंडियन लीडर गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो ऑप्शन आर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम जो है दिस वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेताजी। एंड दिस स्लोगन वाज गिवन इन 1943 में उन्होंने ये स्लोगन दिया था। और आप लोगों को पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस ही वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। INA के वो लीडर थे, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था यहाँ पे उसके खिलाफ, एंड ही फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ऑप्शन आर असम, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज कर्नाटका। असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। वेस्ट बंगाल जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट। केरला जो है दैट इज नोन टू बी द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। एंड इट इज द कर्नाटका दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ठीक है, तो कॉफी एंड कॉफ़ी के अलावा वहाँ पे जो है मेज़ जो है, मेज़ में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका स्टेट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, S राधाकृष्णन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक फेमस बुक है, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये उन्होंने लिखी थी ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट इन 1942। ठीक है, एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी ऑफ इंडिया। फिलोसफी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिलोसफी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है UNO की मेंबर नहीं है। ऑप्शन आर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी इज जापान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है इट इज नॉट ए मेंबर, दो ये एक ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है एंड इट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द UNO। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ये मेंबर नहीं है। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO। तो हमें बताना है कि इंडिया ने WTO कब ज्वाइन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1995, 2000, 1991, 1985। ठीक है, तो इंडिया जो है मेंबर बने WTO के इन 1995 में जो है ये इंडिया मेंबर बने किसके, WTO के, आफ्टर द यूरुग्वाय राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस। यूरुग्वाय राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ऑप्शन आर 1974, 1988, 1998, 2000। ठीक है, तो इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। इंडिया कंडक्टेड इट इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 एट पोखरन, ठीक है, जो राजस्थान में है। एंड दिस मिशन वाज नोन एज स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से जाना जाता है। 1974 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट इज द फेमस अजंता एंड इलोरा केव्स और लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अजंता एंड इलोरा केव्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, किस स्टेट में? ऑप्शन आर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो अजंता एंड इलोरा केव्स जो हैं दीज आर एक्चुअली लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द रॉक कट आर्किटेक्चर एंड एंशंट, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो हैं उन पे है, ठीक है, इन केव्स में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच इज द लार्जेस्ट एरिया, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान जो है दैट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया एंड इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 342,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 342,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। We will move to next question. Next question जो है that is which city in India is known as City of Joy. Options are Delhi, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। तो City of Joy जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज कोलकाता को, ठीक है। तो कोलकाता को क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट इज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर की वजह से जो है इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट की ऑप्शनल लैंग्वेज क्या है? ऑप्शंस आर हिंदी, इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऑप्शन डी इज संस्कृत, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो हैं दीज आर बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। विच ऑफ दीज इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल पीस। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है for promoting global peace? International organization that is for promoting global peace. We have ASEAN, we have SAARC, we have United Nations, we have WTO. तो it is option number C, that is UNO जो है it is an international organization और इसको 1945 में फाउंड किया गया था। किस लिए? टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to next question. What is the capital of जापान? तो जापान की कैपिटल आपको बतानी है। ऑप्शन आर सियोल, ऑप्शन बी इज बीजिंग, ऑप्शन सी इज टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी इज मनीला, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान और ये एक इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी क्रॉप ग्रोन इन पंजाब नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया। तो पंजाब में कौन सा प्राइमरी क्रॉप ग्रो किया जाता है और पंजाब जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर, ठीक है। तो पंजाब इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया ड्यू टू इज हाई प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। We will move to question number 25. Question number 25 जो है what is the term used for a system of government where the power is shared between a central government and individual states or provinces, ठीक है।
तो हमें बताना है कि उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती हैं जिसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे पावर शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल स्टेट्स और प्रोविंसेस। ऑप्शंस आर यूनिटरी सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ मोनार्की, ऑप्शन डी इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द फेडरल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फेडरल सिस्टम जो है इसमें पावर डिवाइड होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होता है, जैसे इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है दैट इज द फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ योर सिलेबस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का हमें फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आर जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी, ऑप्शन डी इज़ गवर्नमेंट डोमेस्टिक पेमेंट। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है, इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। एक्चुअली ये होता क्या है जीडीपी? ये मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द इंडो पाकिस्तानी एग्रीमेंट? ठीक है, तो इंडिया ने कब साइन किया इंडो पाकिस्तानी एग्रीमेंट? ऑप्शन आर 1965, 1947, 1972, 1980। ठीक है, तो इंडो पाकिस्तानी एग्रीमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं एंड इट वाज साइनड इन 1972। तो 1972 में इसको साइन किया गया था बिकॉज ऑफ द, जब 1971 में इंडो पाक वार हुआ था तो पीस को रेस्टोर करने के लिए या हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए तो शिमला एग्रीमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? ठीक है, हमें बताना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसका प्राइमरी एम क्या है। ऑप्शन आर टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन, टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स, ऑप्शन डी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मेक इन इंडिया जो है इट इज़ एक्चुअली ए प्रोग्राम, इट इज़ एक्चुअली एन इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया और इसका मेन एम जो है दैट इज़ टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन। तो इसमें जो है गवर्नमेंट एनकरेज करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज़ को टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देयर बाय जॉब्स क्रिएट होंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है इट इज़ एन इनिशिएटिव launched by the Indian government to encourage domestic and international companies to manufacture in India. ठीक है, to manufacture in India. Next question जो है that is which article of the Indian Constitution grants the right to constitutional remedies? ठीक है, तो ऑप्शन आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 39A, ऑप्शन डी इज आर्टिकल 14। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल 32 क्या बताता है कि ये एक इंडिविजुअल को अलो करता है दैट ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? हमें बताना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे वो कहाँ से हमने बोरो किए थे। ऑप्शन आर यूएसए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे वो हमने लाए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली द गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग पॉलिसीज फॉर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती हैं ऑन क्रिएटिंग पॉलिसीज फॉर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑन योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स ने ये मॉक अटैम्प्ट किया वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आउट ऑफ 30 जो है आपका कितना स्कोर रहा। और टिल जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो कंटिन्यू जो है हम अब मॉक पे ही फोकस करेंगे। रोज़ जो है आपका अराउंड 7 PM के अराउंड जो है रोज़ एक मॉक अपलोड किया जाएगा। तो दिस विल बी बेस्ड ऑन, जैसे कल हमने इंग्लिश पे लाया था, आज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे था, कल जो है हम एक कंप्यूटर पे एक मॉक टेस्ट लाएंगे ऑफ 30 मार्क्स। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम जो है कंटिन्यू मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।